देखिए बच्चों, आज हम 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के विद्युत आवेश का क्षेत्र के हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अभ्यास दे रखा है इसमें 1.1। ये सवाल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। बल निकालना है, इनके बीच कितना वैद्युत बल है। तो देखिए किस तरीके से इसका आकलन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यानी कि दूरी कितनी होगी, r बराबर 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो r बराबर 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। यानी r बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस के 1 बचेगा, ये 0, यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा, इतने मीटर हो जाएगा ये। अब देखिए, दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः, यानी ये Q1 का मान मान लेंगे। पहला आवेश 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम और दूसरा आवेश Q2 बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम। ठीक है, अब निकालना है इनके बीच बल। तो इनके बीच वैद्युत बल, कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल लगता है आवेशित कणों के बीच। F बराबर, वायु के लिए सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा Q2 का मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 अपॉन R स्क्वायर। R का मान ये वाला लेंगे, एमकेएस वाला है, मीटर वाला, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 1, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब देखिए F बराबर ये 9 गुणा ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 गुणा घातों को सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस की 9 और ये -7, ये -7 माइनस की कितनी हो जाएंगी, माइनस की 14 हो जाएंगी। 10 की घात 9 ये गुणा 10 की घात ये माइनस के 14 हो जाएंगे अपॉन ये 3 का वर्ग 9 और 10 पे घात -1, ये माइनस के 2 हो जाएगा। इसका पूरे का वर्ग करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ये F बराबर, अब देखिए 6 गुणा ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगे, तो प्लस की घात कितनी है, 10 पे घात प्लस के 11 हो जाएंगे गुणा 10 पे घात माइनस के 14, ये ऊपर जाके प्लस की होगी। ठीक है, 9 और ये प्लस हो गई, 9 2 कितने हो गए, 11। अब F बराबर ये 6 गुणा ये माइनस ये प्लस के 11 घात, 10 की घात 11 और 10 की घात माइनस के कितनी है, 14, तो कितनी बचे, 10 की घात माइनस के 3, इतने न्यूटन आ जाएगा। और ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के, धनात्मक। ठीक है, तो बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। इतना बल लगेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर दूसरा हमारा इस प्रकार है, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यानी कि किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण कितना बल लगता है, वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो, तो नंबर ए, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूरी निकालनी है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखिए ध्यान से इसको,
किस तरीके से करेंगे कि पहले गोले का आवेश कितना है, इसको हम Q1 मान लेंगे। Q1 है 0.4 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको चिन्ह में माइक्रो कूलाम। अब इसका मात्रा कूलाम होता है, तो ये माइक्रो कूलाम को कूलाम में परिवर्तित करेंगे तो हमें 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये किस में हो जाएगा, कूलाम में। यानी Q1 बराबर, अब ये पॉइंट यहाँ लेकर के आएंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएंगे। एक घात और माइनस में आ जाएगी, -7 इतने कूलाम हो गए। अब देखिए दूसरे गोले पर आवेश कितना है, इसको Q2 मान लेंगे 0.8 माइक्रो कूलाम। ऐसे Q2 बराबर ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, अब करना क्या है, हमें दूरी निकालनी है। क्या करनी है, दूरी निकालनी है। यानी कि नंबर ए आर निकालना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों गोलों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी का परिकलन करना है। अब देखिए इसने बोला है छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यानी कि पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण बल, इधर रखा है, छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। तो पहला गोला हमने मान लिया, दूसरा गोला दूसरा है। ठीक है, तो पहले गोले के पर दूसरे गोले के कारण बल यानी F12 कितना, 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे। बल का सूत्र होता है वायु में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 0.2। अब देखिए इनके मान रखेंगे। इसका मान होता है 9×10⁹। Q1 का मान कितना है, 4×10⁻⁻7। Q2 का मान कितना है, 8×10⁻⁻7 अपॉन R स्क्वायर, ये हमें निकालना है, बराबर 0.2। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसका सॉल्यूशन करना है हमें, तो किस तरीके से करेंगे, ये R स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9×10⁻, इसको 10⁻⁻ बाद में रखेंगे, 9 और 1 8 के 32 गुणा, अब घातों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 7 गुना 14 माइनस के 14 हो गई, और ये कितनी है, 9 है, तो कितनी बचेंगी माइनस की, 10⁻⁻5 बचेंगे, ये प्लस की और ये माइनस की 14 हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन 0.2। उसके बाद में यहाँ लिख दे रहा हूं मैं R स्क्वायर बराबर, इसको कैंसिल करेंगे तो एक काम कर लो, 10 से गुणा ऊपर कर दो, 10 से कर दो नीचे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसको कितनी बार काटेगा, ये 16 बार काटेगा, तो ये हो जाएगा 9×10⁻, ये हो जाएगा 16, 10 गुणा 0.22 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 32 में, तो कितनी बार कटेगा, 16 बार कट जाएगा, तो ये पूरा ये और ये मैटर हट गया यहाँ से। अब बचा गया 9 ये 16 ये कट के, और ये 10⁻, कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि एक ये प्लस की है। ठीक है, तो 10⁻⁻4। उसके बाद में R स्क्वायर का मान निकालेंगे, R का मान निकालेंगे तो ये वर्गमूल में हो जाएगा 9×16×10⁻⁻4। R बराबर 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, 16 का 4 आएगा, गुणा 10⁻, ये -2 आएगा, तो R बराबर हो जाएगा 12×10⁻⁻2 मीटर, या R बराबर 12 सेंटीमीटर।
इतनी दूरी होगी। ये ए भाग सॉल्व हो गया। बी भाग है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, तो उतना ही रहेगा जितना पहला गोला दूसरे गोले पर लगा रहा है, दूसरा गोला पहले गोले पर ही उतना ही बल लगाएगा। तो लिख देंगे क्रिया किससे होता है, क्रिया प्रतिक्रिया से, क्रिया प्रतिक्रिया से दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, यानी F21 बराबर F12 दोनों बराबर होंगे। F21 हो जाएगा 0.2 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, दोनों ही बल बराबर होंगे। पहला गोला दूसरे गोले पर जितना बल लगाएगा उतना ही दूसरा गोला पहले गोले पर बल लगाता है। ये कौन सा नाम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यह बोतल है। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 इस प्रकार है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? अब देखिए, ये जो अनुपात दे रखा है, ये अनुपात कैसा है, विमाहीन है, अर्थात इसकी विमा नहीं होती है। अब हम कैसे चेक करेंगे विमाहीन है? तो हमें इन सब जो मान आ रहे हैं इनकी विमा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये अनुपात आता कहां से, ये अनुपात कहां से आता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। एम ई यानी कि द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का, और एम पी यानी द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन का। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ये जो जी होता है, कैपिटल जी, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अब देखिए, यानी कि ये बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों का अनुपात है। देखिए कैसे, कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अनुपात कैसे आता है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है F बराबर, ये किसके लिए, वैद्युत बल है, इसलिए इलेक्ट्रिक ई लगा देंगे। अब देखिए, ये होता है 1/4πε0, या के देते हैं, के का मान 1/4πε0 होता है। के फिर होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 एक दे रहा हूं मैं, Q1 यानी कि QE इलेक्ट्रॉन का आवेश, E प्रोटॉन का आवेश, E अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो FE बराबर है KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद में अब एक इलेक्ट्रॉन तथा, ये लिखा है मैंने, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला ये वैद्युत बल है। कौन सा बल है, वैद्युत बल। अब निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये एफ जी ग्रेविटी। ठीक है, सूत्र होता है इसका जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में
जब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, यानी एफ ई अपॉन एफ जी, तो क्या निकल के आएगा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी निकल के आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ये अनुपात यहां से आता है, ठीक है। अब ये चेक करना है विमाहीन है कैसा है। तो देखिए के की विमा, के की विमा क्या होती है, के की विमा होती है, देखिए निकाल लेते हैं यहाँ पर। जैसे इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी विमा होती है एम एल क्यू टी माइनस 4 ए माइनस 2। देखिए चेक कर ले रहे हैं, इसका सूत्र यही तो है, ये वाला। यहां से ये सूत्र होता है इसका, एफ बराबर के Q1 Q2 यानी ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। यहां से के का मान निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर के। अब देखिए इसकी के की विमा निकालेंगे तो एफ बल की विमा एम एफ टी माइनस 2, दूरी एल स्क्वायर, आर इसकी बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये एम ये एल क्यू और ये टी माइनस जाएगा, टी माइनस 4 हो जाएगा, ए माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी विमा ये होती है, ठीक है, ये मैंने लिख दी है। अब उसके बाद में ई की विमा तो ए टी होती है, अब इसकी विमा ई की विमा क्या होती है, ई की विमा होती है ए टी, क्या होती है ए टी। उसके बाद में अब निकालेंगे हम जी की विमा, जी की विमा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है। देखिए इसका सूत्र होता है एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी बराबर निकालें तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यानी जी की विमा हो जाएगी एम एल टी माइनस 2, ये वर्ग की विमा, दूरी की विमा एल स्क्वायर, ये वर्ग है तो, और ये इसकी विमा हो जाएगी द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा होती है एम। तो एम एम दो बार तो क्या हो जाएगी एम स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या कर जाएगी एम माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है, और हो जाएगा एल क्यू टी माइनस 2, ये करके आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी एम माइनस 1 और एल क्यू टी माइनस 2, ये होती है। द्रव्यमान की विमा एम होती है। अब देखिए किस तरीके से इसको निकालेंगे, ये विमान है, टी के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की विमा बराबर, पहले के की विमा लिखेंगे एम एल क्यू टी माइनस 4 ए माइनस 2। उसके बाद में देखिए फिर लिखेंगे ई बराबर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी विमा ए टी होती है। अब इसकी जी, जी की विमा क्या है, जी की विमा ये रही एम माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2। उसके बाद में इन दोनों द्रव्यमानों की विमा क्या हो जाएगी एम स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एम और एम दो बार है, ठीक है, एम ई और एम टी, ठीक है। अब देखिए ये एम और ये एम ऊपर जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये एम स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा एम की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। एल क्यू क्या हो जाएगा एम 0 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर जाएगा टी की घात, ये टी की पावर -2 लिखा, -4 लिखा है, और ये जाएगा टी की पावर 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा टी 0 हो जाएगा। और उसके बाद में ये इसको 0 कर देगा। अब देखिए ये कैसे हो गया, बेमाहीन हो गया। तो अतः के
ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी कैसी राशि है? विमाहीन है। कैसी है? विमाहीन राशि है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये यहां तक हो गया। विमाहीन हमने चेक कर लिया, विमाहीन राशि है। इतना भी समझ लिया हमने कि यह अनुपात आता कहां से है। अब उसके बाद में इसको बाद में करेंगे। इसको नोट कर लिए। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का आपको मान निकालना है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बाद में कराता हूँ। अब देखिए, इससे आगे कराते हैं। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो सबसे पहले हमें मान लिखना है कि k का मान क्या होता है। k का मान k वही होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 ये होता है। इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ई का मान क्या होता है? ई होता है, ई का मान आपको बताइए 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ये मैंने आपको बता दिया है। जी का मान सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11। कितना होता है? माइनस के 11। और ये होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में देखिए और एम ई का मान यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। और एम पी का मान होता है एमपीएन प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका होता है 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ठीक है, ये सब मान हमें पता है। अब इसका मान निकालना है हमें। तो देखिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बराबर ए का मान लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 ई स्क्वायर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 वर्ग है तो वर्ग अपॉन जी का मान है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11 गुणा एम ई का मान है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31। फिर एमपी प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस के 27। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप करना है, इसका वर्ग करना है, काटपीट करनी है। तो इसका आंसर काटपीट क्या आएगा 2.29 गुणा 10 की घात 39 इतना आएगा। ठीक है, ये इसका मान होगा, इस अनुपात का ये मान हो गया। और आपको ये बताना है कि यह अनुपात क्या बताता है। तो यह अनुपात क्या बताता है? यह अनुपात एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 2.29 गुणा 10 का घात 39 गुना होता है। देखिए कैसे ये अनुपात कहां से आ रहा था। इसका जो मान है ये के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, मैंने बताया था आपको ये क्या है एफ ई अपॉन एफ जी का मान है। ठीक है, अब इसका मान हमने निकाल लिया, कितना है 2.29 गुणा 10 की घात 39, ये तो है इसका मान। ये रहा
बराबर एफ ई अपॉन एफ जी। यहाँ से एफ ई का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2.29 गुणा 10⁻39 एफ जी। तो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना हो गया, वैद्युत बल कितना गुना हो गया 2.29 गुणा 10⁻39 गुना हो गया। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको सवाल नंबर 3 कराया था अभी। सवाल नंबर 4 आप कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। देखिए 4 कैसे, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। ये मैंने आपको करा दिया है क्वांटीकरण के बारे में, तो वही आपको परिभाषा लिखनी है। बी में स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर जो आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, तो मूल आवेश से नहीं कर सकते, इसकी केवल हम क्वांटीकरण से क्या कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको करा दिया है। 5वां सवाल देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। मैंने आपको आवेश संरक्षण का नियम कराया है, उसी से आपको लिखना है। जब दोनों वस्तुएं कैसी होती है, रगड़ने से पहले, घर्षण कराने से पहले दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं, अनावेशित होती हैं। और जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर धनावेश आता है, दूसरी पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। अब उन दोनों का आवेश मिलाया जाए तो आवेश क्या होगा, उन दोनों का आवेश क्या होगा, शून्य होगा। तो वो आवेश खत्म नहीं होता है, वो आवेश कहाँ चला जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और यही तो मैंने आपको बताया था आवेश संरक्षण का नियम, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो क्या करेंगे, दो वस्तुएं कांच और रेशम की छड़, और उन दोनों को आपस में रगड़ेंगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। अर्थात एक वस्तु जितना धनावेशित होगी उतनी एक दूसरी वस्तु कैसे होगी, ऋण आवेशित रहेगी, अर्थात उसका आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, यही चीज आपको लिखनी है, इसको आप ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है और समझा भी दिया है जब आपकी इसकी थ्योरी कराई दी जब। ठीक है पूरा। अब हम अगला सवाल करेंगे इसका, ये आपको 4 और 5 स्वयं करने हैं। 6वां सवाल मैं आपको करा रहा हूं, देखिए किस प्रकार है, ये मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। अब देखिए सवाल नंबर 6 इस प्रकार है, 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है, रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो देखिए एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर भुजा का, यह बना दे रहा हूं। ये वर्ग है ABCD। अब ये आवेश रखे हुए हैं, ए पर कितना है, ए पर है 2 माइक्रोकूलम, डी पर कितना -5 माइक्रोकूलम, सी पर है 2 माइक्रोकूलम और डी पर है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसका केंद्र, वर्ग का केंद्र ये मान लिया हमने, ये O है, यहां पर रखा है 1 माइक्रोकूलम। तो आपको बताना है 1 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल लगता है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए ध्यान से, क्या लिख दे रहा हूं कि यहां पर
ये शीर्ष ए और शीर्ष सी पर देखिए दोनों आवेश कैसे बराबर वो सजाती है, कैसे सजाती है। और यहाँ केंद्र ओ पर ये बल की दिशा ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये समान सजाती है, इसलिए क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ऐसे ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। यानी कि जो आपका ए है ये 2 माइक्रोकूलम ऊपर जो बल लगाएगा वो मैंने मान लिया एफ ओ ए वेक्टर, ये लगाएगा एफ ओ बी वेक्टर, ये लगाएगा एफ बी लगाएगा ओ बी वेक्टर, ये लगाएगा एफ, ये सी है, सॉरी क्या है, सी ओ सी, और ये लगाएगा ओ डी। ठीक है, ओ डी वेक्टर। अब लेते हैं शीर्षों ए व सी पर समान व सजातीय आवेश हैं, अतः केंद्र ओ पर इनके द्वारा लगाया गया बल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो माना हमने एफ ओ ए वेक्टर व एफ ओ बी वेक्टर, दोनों के परिमाण समान आएंगे क्योंकि ये 1 2 ये ऐसे 1 2 दोनों के परिमाण कैसे हैं, समान आएंगे, दिशा कैसे होंगी, विपरीत होंगी। तो लगाया गया बल एफ ओ ए वेक्टर एफ ओ बी वेक्टर ओ सी है, सॉरी ये क्या है, ओ सी यहाँ पर। ठीक है, ये सी है तो ओ सी वेक्टर कैसे होंगे, समान व विपरीत हैं। तो ये क्या है, कट जाएंगे, अतः ये निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अर्थात एफ ओ ए वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे ही है, यहाँ पर ये और ये बल लगेंगे, समान बल होंगे और कैसे होंगे, विपरीत होंगे। तो ये भी क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो शीर्षों बी व डी पर समान व